हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा उसका नाम होगा ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं, जैसे कॉर्निया हुआ, आइरिस हुआ, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, सिलियरी मसल, रेटिना। ये सारी टॉपिक इसके जो पार्ट हैं सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट आता है, जैसे मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है और प्रेस बायोपिया होता है। ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेनबो पढ़ेंगे। रेनबो के बाद हम पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जो फिनोमिनन होते हैं वो पढ़ेंगे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। उसके बाद हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे। स्कैटरिंग में हम पढ़ेंगे उसके स्कैटरिंग क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद स्कैटरिंग के पे बेस्ड जो फिनोमिनन है वो सारे डिस्कस करेंगे, जैसे जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। तो इन सब को बिल्कुल सिंपल 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 लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, एक एक पॉइंट को। और हर एक टॉपिक का, जैसे ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को सिंपल वे में कैसे याद रख सकते हैं और कैसे एग्जाम में सिंपल वे में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको एक स्मार्ट वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलो करता हूं मैं स्टार्ट बेटे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ह्यूमन आई है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन आई में देखो, इसकी सबसे पहले स्मार्ट टेक्निक समझिए इस टॉपिक को करने से पहले। देखो इस टॉपिक में मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलूंगा। लेफ्ट साइड में जो पार्ट आया उसका नाम रखा मैंने फर्स्ट। ये पार्ट 1 है, इसका नाम है कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट है ये वाला सबसे पहले ये आएगा, ये कॉर्निया है। उसके बाद सेकंड पार्ट ये यहाँ पे लिक्विड आता है, इस लिक्विड का नाम रखा आपने एक्वस ह्यूमर। उसके बाद जो होता है यहाँ पे एक होल होता है मेरे बच्चों, उसका नाम है प्यूपिल। उसके बाद जो होता है ये आता है आपका आइरिस। उसके बाद आपका आई लेंस आएगा 5th पोजीशन पे। उसके बाद आपका सिलियरी मसल्स आती है। उसके बाद आपका ये विट्रस ह्यूमर आएगा सिलियरी मसल्स के बाद। उसके बाद आपका रेटिना हुआ, ऑप्टिकल नर्व हुई। तो ये सारे के सारे टॉपिक एक सीक्वेंस में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और मैं इसे स्मार्ट तरीका क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है। सपोज आपको 1 से 10 तक मैं नंबर देता हूं। सपोज मैंने पहले 1 बोला, फिर मैंने 5 बोला, फिर मैंने 3 बोला, फिर मैंने 8 बोला, 9 बोला। ऐसे मैंने रैंडमली अगर आपको नंबर बताए तो उन नंबर्स की सीक्वेंस याद रखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं बोलूं कि फर्स्ट पोजीशन पे मैंने क्या बोला, मैं बोलूं मैंने 5th पोजीशन पे क्या बोला था या मैंने क्या रखा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आई। अगर मैं क्या करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब एक सीक्वेंस में है, मैं पूछूं आपसे कि 5th पोजीशन पे क्या है तो आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि 5 है सर। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे बच्चों, जब आपके पास याद करने का या किसी भी टॉपिक को पढ़ने का एक पैटर्न होगा तो उस पैटर्न से आपको याद करना बहुत सिंपल हो जाता है। अगर चीजें रैंडम है तो उन्हें याद करना डिफिकल्ट होता है। तो ये मैंने एक सीक्वेंस बताई है। सबसे पहला स्मार्ट तरीका ये है इस टॉपिक को याद करने का। उसके बाद सेकंड में बताऊंगा, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कॉर्निया। ये मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे कॉर्निया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये प्रॉपर दिख रहा है क्या। यस, क्लियर दिख रहा है। तो मेरे बच्चों कॉर्निया जब आप डिस्कस करेंगे सही आ रही है। तो मेरे बच्चों मैंने बताया आपसे, जैसे हम कॉर्निया को डिस्कस करेंगे तो कॉर्निया में क्या करेंगे, हम इसके 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक के हर एक पार्ट के भी 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, या हर एक टॉपिक को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसकी पोजीशन, या हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट एक्चुअल में है क्या। सेकंड पार्ट में हम उसका डिस्कस करेंगे फंक्शन या उसका वर्क।
ये मैंने दो पार्ट में कॉर्निया को लिखा। मैं इसकी पोजीशन बताऊंगा फर्स्ट पार्ट में। हर एक पार्ट का तुम्हें यही करना है। तो कॉर्निया क्या है? इट इज ए फ्रंट पार्ट। कॉर्निया क्या है? फ्रंट पार्ट है सर। ह्यूमन आई का फ्रंट पार्ट है। अच्छा, उससे पहले अगर ह्यूमन आई बताऊं, इट इज ए मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड। ये एक जो है ना, हमारी जो हम इंसान है या किसी भी एनिमल के लिए जो ये आई होती है, ये बहुत ही यूजफुल ऑर्गन है। इसी की वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं, आप सबको पता है। तो इसके बारे में तो आप लिख ही देंगे। तो कॉर्निया पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में उसकी पोजीशन डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो कॉर्निया क्या है? फ्रंट पार्ट है। देखने से पता चल रहा है ये कॉन्वेक्स शेप में है। तो बताओ, इट इज ए ट्रांसपेरेंट। इसमें को लाइट पास हो जाती है मेरे बच्चों। अगर लाइट पास ना होती तो अंदर कैसे जाती? समझ रहे हैं ना? तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और इसकी शेप जो है वो कॉन्वेक्स है। तो इसकी शेप जो है ये कॉन्वेक्स शेप है, ये बता सकते हैं आप। ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ये मेरे बच्चों ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। तो ये बताएंगे आप उसे, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। उसके अलावा आप इसके बारे में क्या बताएंगे? इसके अलावा आप इसके बारे में बताएंगे इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? सर, इसमें को लाइट रे इसी में को पार होती है या इसी में को लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है? तो इसमें को होता है मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू द कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होगा, ये आप लिखेंगे खुद से। ठीक है बेटे? तो मोस्ट ऑफ द लाइट का रिफ्रैक्शन होता है थ्रू द कॉर्निया। तो इस तरीके से आपने कॉर्निया के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट क्या लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए दो चीजें दिमाग में रखनी है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका वर्क क्या है। मैंने आपको एक हिंट दे दी कि वर्क क्या है, इसका पोजीशन क्या है, वो देखने से ही पता चल जाएगा। फ्रंट पार्ट में है सर, ये तो फ्रंट पार्ट है। इसकी शेप कॉन्वेक्स दिख रही है सर, ये तो कॉन्वेक्स शेप का है। लाइट इसमें को पार हो जाती है सर, ये तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से आपने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें आप पोजीशन या इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड इसका वर्क है। जब इसमें को लाइट पार हुई है तो इसका नाम रख दो सर, मोस्ट ऑफ द लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है वो कॉर्निया के थ्रू होता है। तो इस तरीके से आपने कॉर्निया को कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट आता है। इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे बच्चों, ये जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड है। ये बस इतना ही याद रखेंगे इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप इसका पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आता है प्यूपिल और फोर्थ पार्ट में आता है आइरिस। इन दो पार्ट को आपको मैं एक साथ कराऊंगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप इन्हें कंबाइंड पढ़ेंगे दोनों आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि ये पेयर में ही वर्क करते हैं बेटे। इसके बाद मैं आपको 5 और 6 पोजीशन पे जो आपके ये पार्ट है, इन दोनों को एक साथ कराऊंगा। देखो कैसे, बड़े सिंपल वे में आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल गौर से सुनते रहो, देखते रहो, समझते रहो। आपको सब कुछ ह्यूमन आई पढ़ने के बाद ये लगेगा अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं। और इस वीडियो से पहले आपके माइंड में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ह्यूमन आई से रिलेटेड। और मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस वीडियो को आप बिल्कुल सुकून के साथ देखिए। आपको हर एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल क्लियर नॉलेज होगी और आपको टॉपिक पढ़ने के बाद बहुत आसान लगेगा। देखो बेटे, अब मैं आपको स्मार्ट वे में ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड पॉइंट है आपका प्यूपिल। सर थर्ड पॉइंट है प्यूपिल और फोर्थ पॉइंट है आपका आइरिस। इन दोनों को कंबाइंड एक्सप्लेन कर देता हूं, आइरिस एंड प्यूपिल। व्हाट इज आइरिस, व्हाट इज प्यूपिल, इस सब को जानने से पहले आपको मैंने बताया है हर एक पार्ट को क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में सर इसकी पोजीशन बताइए।
पार्ट सेकंड में सर इसका वर्क बताइए। तो इन दोनों की पोजीशन को लेके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनके वर्क को लेकर है, तो मैं वर्क को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से समझना। वैसे पोजीशन आप चाहो तो बता दो, देखो आपके पास एग्जाम में लिखने के लिए होना चाहिए, रिकॉल करने का कॉन्सेप्ट है ये। आपको पोजीशन एकदम बताओ क्या है पोजीशन। सर कॉर्निया, ये सॉरी ये प्यूपिल, प्यूपिल तो ये रहा, कॉर्निया के जस्ट पीछे है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया आपको प्यूपिल दिखता है। उसके बाद प्यूपिल से अटैच रहता है आपका आइरिस। ये तो आपने पोजीशन बता दी। प्यूपिल क्या है, अब इसके बारे में बताओ ये क्या है एक्चुअल में। प्यूपिल इज ए होल। प्यूपिल क्या है, एक होल है, अपर्चर है, छेद है, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या है, आइरिस के बारे में बताओ। आइरिस क्या है, आइरिस होता है मस्क्यूलर डायफ्राम। ये है आपका मस्क्यूलर डायफ्राम, डायफ्राम। तो मेरे बच्चों सबसे पहले क्या बताना है आपको, इसके बारे में बताना ये है क्या। प्यूपिल एक होल है, आइरिस मस्कुलर डायफ्राम है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो पोजीशन बता दो या ये बता दो वो है क्या। तो मैंने यहां पे बता दिया प्यूपिल होल है और मस्कुलर डायफ्राम है आइरिस, ठीक है। उसके बाद जो इनका इंपॉर्टेंट है वो है इनका फंक्शन। बड़ा रिलैक्स होके सुकून के साथ समझो बेटे। देखो वर्क फंक्शन क्या है बेटे, ये जो प्यूपिल होता है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ये इसका फंक्शन आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो मेरे बच्चों ये इन दोनों के वर्क आ गए। अब कहोगे सर ये कैसे, याद तो कर लेंगे हम, बहुत सिंपल है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने बता तो दिया, लेकिन कैसे। अब मैं इसे छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं इन दोनों की। देखो आइरिस कहां है, प्यूपिल कहां है, उसे समझते हैं। मेरे बच्चों देखो, जैसे ये ह्यूमन आई है, इसका जो आई का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा एक काला सा दाना सा दिखता है आपको, इसका नाम है प्यूपिल। ये ब्लैक इसीलिए दिखता है क्योंकि यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए ब्लैक दिखता है। जहां पर लाइट चले जाए वापस रिफ्लेक्शन ना हो, वो चीज आपको दिखाई नहीं देती, उसी का नाम हम ब्लैक कलर कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जितनी लाइट जाती है वो सारी की सारी इसमें को पार हो जाती है। रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो इसका कलर ही नहीं आएगा, ये आपको विजिबल ही नहीं होगा। तो ये ब्लैक कलर का इसलिए होता है, ये है आपका प्यूपिल। उसके बाद प्यूपिल के चारों तरफ यहां पे आपकी आंखों का जो कलर होता है, कुछ लोगों की आंखें ब्लैक होती है, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ की ब्लू होती है। तो ये जो आईज का कलर है इट डिपेंड्स ऑन आइरिस। आइरिस क्या है सर, मस्कुलर डायफ्राम है। अच्छा सर ये करता कैसे है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटे। इसके यहां पे मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज ये आपका आइरिस है और यहां पर प्यूपिल है। देखो यहां पे प्यूपिल का साइज मैंने बड़ा दिखाया, अब यहां पर भी आइरिस है, यहां पर भी प्यूपिल है। यहां पे मैंने प्यूपिल का साइज स्मॉल दिखाया, यहां पे मैंने इसका साइज प्यूपिल का साइज मैंने लार्ज दिखाया। यहां पर मैंने प्यूपिल का साइज स्मॉल दिखाया। और मेरे बच्चों ये क्या है यहां पर, ये है आपका आइरिस, ये है आपका आइरिस। अब ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ आप समझो जरा, 1 मिनट की बात है, बिल्कुल सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेरे बच्चों जब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, जहां पर ज्यादा ब्राइटनेस होगी, आप धूप में चले जाइए तो वहां पर क्या होगा, ब्राइटनेस होगी, बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। तो उसमें क्या होगा, आपकी आईज में ज्यादा लाइट एंटर ना कर जाए। अगर ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो आई के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो
हार्म हो सकता है उन्हें, वो डैमेज हो सकते हैं। तो हमारी आईज जो होती हैं वो अपने आप कंट्रोल कर लेती है कि मुझे कितने अमाउंट ऑफ लाइट की नीड है, कितने की मुझे नीड नहीं है। तो जब आपके पास ज्यादा लाइट होगी तो ज्यादा लाइट को ये कंट्रोल कर लेता है अपने साइज को छोटा करके। यही आपने लिखा, प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। जब आपकी सॉरी हाँ ठीक है, वो जब आपकी जो लाइट होगी बहुत ज्यादा, आप डार्क में है, आप कहां पर है, डार्क में है, तो लाइट की क्या होगी, लाइट की वहां पे कमी होगी। तो ये प्यूपिल कहेगा भाई लाइट कम आ रही है, मुझे और ज्यादा लाइट दो। तो ये अपने साइज को बड़ा कर लेता है और ज्यादा से ज्यादा लाइट लेने की कोशिश करता है। तो आप याद रखेंगे, डार्क में प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और ब्राइटनेस में प्यूपिल का साइज स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो होता है प्यूपिल, ये कंट्रोल करता है मेरे बच्चों अमाउंट ऑफ लाइट को। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और सर आइरिस का क्या रोल है, आपने तो यहां पे लिखा इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये कैसे हुआ मेरे बच्चों, ये मैंने आपको बताया, ये मस्कुलर डायफ्राम है, ये मसल्स की तरह काम करेंगे। ये मसल्स क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल का साइज, प्यूपिल क्या है, एक छेद है, एक अपर्चर है, तो ये साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। ये रिलैक्स होंगी तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इन दोनों की फंक्शनिंग एक साथ चलती है, पेयर में काम करते हैं। तो आपको एक और चीज, एक और सेंटेंस यहां पर मिल गया लिखने के लिए, जैसे सर प्यूपिल के बारे में एक बात मैं लिख सकता हूं, ये एक होल है, एक अपर्चर है। दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो तीसरे पॉइंट में आप आइरिस को इंक्लूड कर लीजिए। ये जो लाइट को कंट्रोल करता है सर, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ आइरिस, ये पॉइंट बताएंगे। और आइरिस के केस में बताएंगे मस्कुलर डायफ्राम है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल एंड विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो इसके फंक्शन को इसमें, इसके फंक्शन को इसमें आप एक एक सेंटेंस और बढ़ाकर लिख सकते हैं। आप चाहो तो इतना ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्यूपिल आपका एक होल है, प्यूपिल का वर्क क्या है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। आइरिस क्या है सर, मस्कुलर डायफ्राम है, आइरिस क्या करता है, ये साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। कैसे करता है सर, ये रहा, जब डार्क होता है तो जो आइरिस होता है वो रिलैक्स हो जाती है, तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर सके। ठीक है, जब आप धूप में चले जाते हैं, ब्राइटनेस होती है बहुत ज्यादा, तो आपकी आई कहती है कि रोशनी ज्यादा आ रही है, तो ये जो होती है मसल्स आइरिस, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो प्यूपिल का साइज है उसे मिनिमाइज कर देगा, और साइज मिनिमाइज हो जाएगा तो लाइट उसमें कम से कम एंटर करेगी। इस तरह दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं, दोनों का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा मेरे बच्चों। ये दोनों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2026 में इनमें से एक क्वेश्चन आने के मेरे अकॉर्डिंग 99% चांस है कि 2026 में आपका ये सिलियरी मसल्स है, प्यूपिल है और आपका लेंस है और आइरिस है, इन 4 में से एक पेयर के बारे में वो जरूर डिस्कस करेगा 2026 में। तो आपको याद रखना है कैसे सर, ये 2 पेयर है, प्यूपिल और आइरिस, एक पेयर आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा पेयर जो आता है लेंस और सिलियरी मसल्स, अब मैं बहुत सिंपल वे में इन दोनों पेयर को भी एक्सप्लेन करता हूं। इसमें किसी को कोई डाउट हो बेटे वो पूछ लेना मुझसे। चलो ये आपका आता है चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये दोनों फंक्शन कौन कौन सा। एक तो लेंस करते हैं, 5th पोजीशन पर है लेंस और 6th पोजीशन पर है सिलियरी मसल्स। देखो बेटे, इन दोनों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आपको इनके लिए भी वही करना है। सबसे पहले
फर्स्ट पार्ट सर इनकी पोजीशन को डिस्कस कर दो, या ये क्या है ये बता दो, दोनों के बारे में बताते हैं। चलो, लेंस क्या है? ये क्रिस्टलिन लेंस है, ये प्रोटीन का बना होता है। सिलेरी मसल्स क्या है? ये जो होती हैं सिलेरी मसल्स, ये इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं, इसलिए आप कह दीजिए कि इनकी जो पोजीशन है ये लेंस को होल्ड करके रखती हैं, या दीज आर कनेक्टेड टू लेंस। तो इसके बारे में आप पोजीशन बता दो या इसके बारे में बता दो। मैं पोजीशन के बेस पे सिलेरी मसल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आपके पास 2, 3, 4 एटलीस्ट ये 4 सेंटेंस आपके पास आ जाए, 2 सेंटेंस आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इतना बहुत है आपके लिए। तो एक एक 2-2 पॉइंट सबके बारे में आप समझ के चलें। उसके बाद क्या आ जाएगा, पोजीशन और ये आ जाएगा इसका। उसके बाद आपको बताना है इसका फंक्शन। सर फंक्शन क्या है? लेंस का फंक्शन क्या है? लेंस क्या करेगा? लेंस का फंक्शन है इट forms a real and inverted image on the retina। ये फर्स्ट काम है। सेकंड क्या होगा इसका? सेकंड क्या होगा? ये अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। सर ये जो लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, किसकी हेल्प से? सर सिलेरी मसल्स की हेल्प से। सर क्यों होती है? बेटे जब आप पास की चीज देखना चाहते हैं तो पास की चीज को देखने के लिए फोकल लेंथ कम चाहिए। जब आप दूर की चीज देखते हैं तो दूर की चीज देखने के लिए आपको फोकल लेंथ बड़ी चाहिए। तो आपका जो ये लेंस है अपनी फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। तो ये तो लेंस का पार्ट हुआ। सिलेरी मसल्स क्या करेंगी? सर सिलेरी मसल इनका काम ही यही है कि लेंस की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने में हेल्प करती हैं। जब पास होता है ऑब्जेक्ट तो ये इसकी फोकल लेंथ को कम कर देती हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर होगा तो ये फोकल लेंथ को बढ़ा देती है। तो दोनों के फंक्शन में ये आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये जब आपका रिलैक्स होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरे बच्चों सिलेरी मसल्स का काम है जो कॉन्वेक्स लेंस है यहां पर, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। जब फोकल लेंथ कम होगी तो आप पास की चीजों को क्लियर देख पाएंगे। जब आप दूर की चीज देखना चाहते हैं तो आपको लार्ज वैल्यू चाहिए फोकल लेंथ की। तो इस तरह दोनों पेयर में काम कर रहे हैं। एक बार दोनों की फंक्शनिंग इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मेरे बच्चों, बहुत सिंपल वे में एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग गौर से सुनते रहना बस। देखो मेरे बच्चों, ये है आपका लेंस। अब यहां पर ये सिलेरी मसल्स है, ये सिलेरी मसल्स है यहां पर भी और यहां पर भी। ऐसे दिखा देते हैं आप सिलेरी मसल्स को। ये सिलेरी मसल से ये रहा, ये वाला भी ऐसे ही दिखाओ। ये सिलेरी मसल्स है। अब ये जो सिलेरी मसल्स है जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये जो लेंस है ये ऐसे भिंचना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये जो लेंस है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। जब लेंस आपका थिक हो जाएगा तो इसकी जो कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगी। तो लेंस का कर्व ज्यादा हो जाएगा। यहां पे देखो कम कर्व है, सीधा सा दिख रहा है, यहां पे ज्यादा मुड़ गया है। देखो जब लेंस सीधा है तो कर्व कम है, अब ज्यादा मुड़ गया, सर कर्वेचर बढ़ गई। तो सर कर्वेचर बढ़ गई तो फोकल लेंथ बढ़ी या घटी? आपको लगेगा कर्वेचर बढ़ गई तो फोकल लेंथ बढ़ गई, नहीं, कर्वेचर आपकी बढ़ी है तो फोकल लेंथ आपकी कम हुई है, मिनिमम हुई है। कैसे? देखो मेरे बच्चों, ये इतना कर्व हो गया तो फोकल लेंथ आपकी कहां पे आएगी? ऐसे आएगी ना, यहां पर ये सी ऐसे, यहां पर एफ, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। जब ये सीधा है तो कितना बड़ा कर्व बनेगा? देखो इतना बड़ा ये स्फेयर बनेगा तो ऐसे सेंटर बड़ा हो जाएगा, सेंटर बड़ा है तो फोकल लेंथ बढ़ी है। तो आपका कर्व बढ़ने से फोकल लेंथ क्या हुई है?
फोकल लेंथ डिक्रीज हुई है। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हुई है तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे। तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे। अब दूसरा केस क्या होगा, सर ये रिलैक्स हो गई, ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गई तो ये क्या होगा, ये जैसे रिलैक्स होगी लेंस पूरा जितना ज्यादा खुल सकता है वो खुल जाएगा। तो लेंस आपका थिन होगा और इसकी जो फोकल लेंथ होगी अब ये काफी बड़ा हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो अब आप फार ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अब आप फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों आपने लेंस का और सिलियरी मसल्स का कंबाइंड फंक्शनिंग समझी है कि ये दोनों कैसे कंबाइंड काम करते हैं। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस कर्व हो जाएगा, फोकल लेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। जब आपका ये रिलैक्स हो जाएगा सिलियरी मसल अगर रिलैक्स हो जाएगा तो लेंस आपका जितना ज्यादा खुल सकता है खुलेगा। अब ये खुलेगा तो ये थिन हो जाएगा, यहां पर थिक हो गया था, थिन हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो आप फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों की फंक्शनिंग आपने समझ ली है। तो मेरे बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि इन दोनों से रिलेटेड है क्या, उसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो पहले एक बार ये समझ लो, देखो मैं इसे फिर यहां से रिमूव कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट कॉर्निया समझ लिया, सेकंड पार्ट एक्वस ह्यूमर, थर्ड पार्ट प्यूपिल आ गया। यहां पर ये अपर्चर होता है, होल होता है, ये जैसे यहां पे सेंटर पार्ट दिखा रखा है, हमने साइड से दिखा रखा है, आई को इस तरह कट कर रखा है तो ये होल ऐसे दिखेगा। यहां पर ये एक लेयर सी है आपकी, ये आइरिस है मेरे बच्चों। जब यहां पर देखेंगे तो आइरिस ये दिखेगा और यहां पर ये लेंस है, यहां पर ये सिलियरी मसल्स है। तो आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं ये यहां से रिमूव कर देता हूं। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो बड़े सिंपल वे में पावर ऑफ एकोमोडेशन आप समझ पाएंगे। कुछ बच्चों को ये बड़ी डिफिकल्ट लगती है, उसका रीजन यही है कि वो लेंस की और सिलियरी मसल्स की फंक्शनिंग सही नहीं समझ पाए। अगर इसकी फंक्शनिंग सही नहीं समझ में आई तो आप पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं समझ पाएंगे। समझते हैं, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन देखो मेरे बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, ये एक्चुअल में एक एबिलिटी है। इट इज ए एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज its focal length with the help of ciliary muscles to see the nearby object as well as far object। तो ये आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन आ जाएगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन में एक जो आपका आई लेंस होता है वो पास की चीजों को और दूर की चीजों को देखने के लिए अपनी जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ये जो प्रॉपर्टी है आई लेंस की या आई की, इसी को आप पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। एक सेकेंड बेटे। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन था, ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या था, पावर ऑफ एकोमोडेशन में ये बिल्कुल सिलियरी मसल्स और लेंस का कंबाइंड इफेक्ट है। ये कंबाइंडली जो काम करते हैं उसी को आप पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। जब आपकी जो सिलियरी मसल से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेंस आपका मोर कर्व्ड हो जाएगा या थिक हो जाएगा, तो आपके लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे। जब आपकी मसल्स सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो आपका लेंस थिन हो जाएगा, ये लेस कर्व होगा तो फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप फार ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो मेरे बच्चों आई लेंस का अपनी फोकल लेंथ को इस तरह कम और ज्यादा करना
पास और दूर की चीजों को देखने के लिए, दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आपको ये टॉपिक मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर ये भी एक लिक्विड है जो कि ह्यूमन आई में रहता है और ये आई की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं इसमें। तो इसके बारे में बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो होता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना एक स्क्रीन है। रेटिना क्या है? रेटिना एक स्क्रीन है। रेटिना एक स्क्रीन है जिस पर इमेज फॉर्म होती है, जिस पर इमेज फॉर्म होती है। तो सर ये होता क्या है एक्चुअल में? ये एक्चुअल में लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। यहां पर जो होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। जैसे ही कोई लाइट आती है तो वो यहाँ पे एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, एक सिग्नल प्रोड्यूस करती है। वो सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है यहां से। ठीक है ना बेटे? तो ये एक जो होता है रेटिना, ये सेंसिटिव सेल से बना होता है जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब इसमें जो सेल्स होती हैं वो टू टाइप होती हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन टू टाइप सेल के बारे में पूछ लेता है वो। ये दोनों टाइप की मैं सेल बता देता हूं जो रेटिना में होती हैं। देखो रेटिना में जो सेल्स होती हैं, रेटिना एक स्क्रीन है जो लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। एक तो होती है रोड शेप, एक होती है कोन शेप। कौन, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं कौन होता है, एक रोड आप समझते हैं इस तरह की रोड शेप। तो एक रोड शेप होती है, एक कोन शेप होती है। जो ये कोन शेप है ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है, इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। और ये जो रोड शेप होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो ये जो आपकी होती है, जैसे आपने देखा है कि जो हमें कभी कभी रोशनी कम लगती है, कभी कभी रोशनी ज्यादा लगती है, तो वो जो हम पता कर पाते हैं वो रोड सेल की वजह से पता कर पाते हैं। रोड सेल अगर हमारी बॉडी में, हमारी आई में कम है, रेटिना में अगर रोड सेल कम होंगी तो आप सही से दिन निकल गया या रात है उसका नहीं पता कर पाएंगे। अगर आप में कौन सेल्स की कमी है, कुछ लोगों में कलर विजन होता है, वो रेड कलर को ग्रीन या ग्रीन को रेड बताते हैं, येलो को ब्लू बताते हैं। तो जो कलर विजन होता है, कलर में अगर डिफेक्ट आता है तो उनकी कौन सेल्स की वजह से होता है। तो रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ये टू टाइप होती है, रोड और कौन। रोड वाली इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी मतलब रोशनी, कितनी ज्यादा रोशनी है कितनी कम रोशनी है जो हम ये पता कर पाते हैं, ये रोड शेप की जो सेल्स होती हैं उनकी वजह से पता कर पाते हैं। और जो कौन शेप की होती है इनकी वजह से हम कलर को पता कर पाते हैं। तो ये आपका रेटिना हुआ मेरे बच्चों। एक यहां पर होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है मेरे बच्चों, अगर कोई लाइट रे यहां पर गिरती है तो उसकी कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, जो यहां पर सिग्नल मिला वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व पहुंचा देती है सीधी ब्रेन के पास। तो ये आपके ब्लाइंड स्पॉट सहित ये टोटल 10 पार्ट थे ह्यूमन आई से रिलेटेड। ये सभी पार्ट को मैंने डिस्कस किया, आपको ये भी बताया 2026 में, 2026 में कौन कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वो सब कुछ मैंने बताया है ना। वो जो दो पेयर बताए मैंने, प्यूपिल का और आइरिस का पेयर, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और जो लेंस है सिलेरी मसल से, ये दूसरा, ये इन दोनों में से एक के आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये सब कुछ ह्यूमन आई से रिलेटेड था। अब हम पढ़ते हैं आई डिफेक्ट। ह्यूमन आई में कौन कौन सा डिफेक्ट आता है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मायोपिया से। तो आई डिफेक्ट जो मायोपिया है उसे डिस्कस करते हैं बेटे। देखिए मायोपिया,
मायोपिया ये एक डिफेक्ट है। मायोपिया देखो, मायोपिया आप नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस। देखो क्यों इसका नाम नियर साइटेडनेस है और मायोपिया होता क्या है, दोनों बातें बता देता हूं। देखो, इन दिस डिफेक्ट a person can see only nearby objects और कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये तो होता है मायोपिया। मायोपिया में एक आदमी जो होता है वो पास की चीजों को क्लियर देख पाता है और वो दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता, तो ये मायोपिया होता है। ये होता क्यों है, इसका कॉज क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। इसकी डेफिनेशन पूछेगा, फिर इसका कॉज पूछेगा, फिर इसका करेक्शन कैसे करेंगे आप। इसका जो करेक्शन होगा, करेक्शन ऑफ मायोपिया, सर ये कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस से क्यों होता है, वो सारी चीजें एक इमेज के थ्रू, डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, इसका कॉज भी और इसका करेक्शन भी। देखो मेरे बच्चों, तो यहां पर आपका एक डायग्राम बनाता हूं मैं, एक ये 3 डायग्राम की हेल्प लूंगा मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 3 डायग्राम्स हैं बेटे। देखो यहां पर मैंने ह्यूमन आई बनाई, यहां पर भी मैंने ह्यूमन आई बनाई, यहां पर भी मैंने ह्यूमन आई बनाई, बिल्कुल सिंपल वे में मैं बना रहा हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर। क्या होगा जब आपकी आई में डिफेक्ट आ जाएगा, ये जो आई है मायोपिक आई है, मायोपिक, ये मायोपिक आई है। मायोपिक आई में क्या होगा, जब कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी, कोई लाइट रे जब इन्फिनिटी से आएगी तो उसकी जो इमेज बनेगी, उसकी जो इमेज बनेगी मेरे बच्चों, वो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, वो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी या रेटिना से नियर बन जाएगी, इसीलिए आप इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। या ये कह लीजिए, इसमें यहां पर दो चीज बता देता हूं, 2 पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। एक तो होता है नियर पॉइंट, एक तो होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे बेटे। नियर पॉइंट वो होता है जिसको एक आदमी, एक एडल्ट पर्सन क्लियरली बिना स्ट्रेन के, सिलियरी मसल्स में बिना स्ट्रेन के देख पाए, उस पॉइंट को आप नियर पॉइंट कहते हैं। और ये अगर आपकी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए इसे आप कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर देखने के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस होती है, 25 होती है। फार पॉइंट बेटे, आपकी अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन्फिनिटी तक बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट याद रखेंगे। तो मेरे बच्चों, होता यह है एक्चुअल में, जो मायोपिक आई होती है उसका जो फार पॉइंट इन्फिनिटी था, जो फार पॉइंट इन्फिनिटी था, वो फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहता, वो इन्फिनिटी से कुछ पास आ जाता है, वो यहां पर आ गया। सपोज ये इसका फार पॉइंट है एफ, फार पॉइंट। अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है और यहां से लाइट रे चलेंगी तो इन लाइट रे को अब ये बिल्कुल फोकस कर देगा रेटिना पर।
तो ये जो आपका फार पॉइंट है, जो पहले इन्फिनिटी होता था, अब इन्फिनिटी ना होकर वो कुछ पास आ गया, नियर आ गया, इसीलिए आप कहते हैं इसे नियर साइटेडनेस। तो मेरे बच्चों, मायोपिया में आप पास की चीजें क्लियर इसीलिए देख पाते हैं और दूर की चीजें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आपकी जो इमेज होती वो रेटिना से पहले बनने लगती है। तो इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब इसका आप सॉल्यूशन क्या निकालते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं आप? यहां पर सपोज आप तो चाहते हैं इन्फिनिटी की चीजों को देखना, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बेटे कि जो मायोपिया होता है उसमें इन्फिनिटीज पे जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रे आएंगी और वो बिफोर रेटिना फोकस हो जाएंगी। ये लाइट रे आ रही थी और ये रेटिना से पहले ही ये फोकस हो जाएंगी यहां पर, तो आपकी इमेज आपको विजिबल नहीं होगी। आप किसी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब लाइट रे आपकी रेटिना पर आती है। अब आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर इन्फिनिटी से पास आ गया, अब लाइट रे यहां से चलेंगी, देखो मैंने डबल एरो से डिनोट किया यहां पे। अब ये डबल एरो वाली यहां पर ये ऐसे यहां पर रेटिना पर फोकस हो जाएगी। जब ये रेटिना पे फोकस हो जाएगी तो आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। तो आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर यहां पर आ गया, ये सपोज ये एन से डिनोट कर रहा हूं मैं, या इसे फार पॉइंट एफ फोकस होता है, चलो एफ से ही शो कर रहा हूं, एफ। तो ये आ गया। अब आप क्या करते हैं, अपनी आंखों पे चश्मा लगाते हैं, स्पेक्स का यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, आप इन्फिनिटी जो पहले नहीं देख पाते थे वो भी देख पाते हैं। तो वो कैसे फंक्शनिंग होती है वो समझाता हूं, देखो मैं आपको। तो मेरे बच्चों, होता यह है कि ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलेगा जो कि इन्फिनिटी पर है, आपने यहां पर एक चश्मा लगाया, आपने एक चश्मा लगाया, ये रहा, यहां पे ये कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब ये कॉनकेव लेंस जो होता है, इसे कॉनकेव को आप कहते हैं डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करता है लाइट रे को। तो ये जो लाइट रे यहां से चली है, ये ऐसे जानी थी लेकिन ये ऊपर की ओर डाइवर्ज कर देगा। लेंस को थोड़ा बड़ा बना दीजिए। अब ये वाली जो नीचे की लाइट रे है, तो ये वाली भी थोड़ी डाइवर्ज होके ऐसे चली जाएगी। तो जो लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही थी, वो लाइट रे इन्फिनिटी से आती हुई ये आपके लेंस के पास आएगी और आपको लगेगा अरे ये लाइट रे तो देखो इसी की बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, ये लाइट रे आपको लगेगा अरे सर ये तो यहां से आ रही है। बिल्कुल इसी तरह ये वाली लाइट रे आपको लगेगा ये तो यहां से आ रही है। तो समझो, देखो आपका जो फार पॉइंट हो गया है ये, ठीक है, आपने एक कॉनकेव लेंस यूज किया, उस लेंस ने इन्फिनिटी से आने वाली रेज को डाइवर्ज कर दिया और आपके आंखों को लग रहा है कि सर ये लाइट रे जो आ रही है, ये जो लाइट रे आ रही है ये इन्फिनिटी से नहीं आ रही, ये तो यहां से आ रही है। और जो यहां से आती है उस लाइट रे को तो आपकी आंखें देख पाती हैं, डबल एरो से मैंने शो किया। तो इसका मतलब यह है जब आपकी आंखों पे ये कॉनकेव लेंस लग जाता है तो आपकी आंखों को एक भ्रम पैदा हो जाता है, इस भ्रम की वजह से ही आप चीजों को देख पाते हैं। तो मेरे बच्चों, इस आंख को ये भ्रम हो गया, अगर ये यहां पे ना दिखाऊं मैं तो आंखों को ये लगेगा सर लाइट रे तो यहां से आ रही है, और जो यहां से आती है उसे आंखें क्लियर देख पाती है, इन्फिनिटी को नहीं देख पाती। तो मेरे बच्चों, ये जो लेंस है इसे यहां पर रेटिना पर इमेज को फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से आप मायोपिया का करेक्शन कॉनकेव की वजह से करते हैं। अब इसका कोज समझो, इसके बारे में दो कोज लिखेंगे। देखो, मायोपिया के दो कोज लिखेंगे आप। फर्स्ट कोज क्या होगा, ये जो आपका फार पॉइंट है ये पास आ गया और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो आपकी इमेज यहां पे बनी है,
हो सकता है कि ये जो आई बॉल है ये पहले यहां पर हो, अब इसका साइज बढ़ गया हो। ये देखो, एक चीज याद रखना, हम जो इतना दूर पास दिखा रहे हैं एक्चुअल में इतना दूर पास नहीं होता। आपको क्लियर दिखे, इस पॉइंट को मैं बिल्कुल यहां पे ना दिखा के यहां पे दिखा रहा हूं ताकि आपको ये सेपरेशन दिखे। तो मेरे बच्चों आप ये समझिए कि ये कोई स्फेयर है और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाए, कोई रे यहां पर आती थी अब वो थोड़ी सी पहले बनेगी। तो मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, तो हो सकता है इस आई का जो ये बॉल है ये थोड़ा इंक्रीज हो गया हो। तो फर्स्ट कोज आ जाएगा आई बॉल का जो साइज है, आई बॉल साइज इंक्रीज हो गया हो, या हो सकता है जो आपकी फोकल लेंथ पहले वहां पे थी अब फोकल लेंथ आपकी यहां पर कम हो गई हो सकता है आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज हुई हो, या आपका गेट बंद कर लो। नमस्ते बेटे, गेट बंद कर दो। तो मेरे बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि जो मायोपिया होता है उसके दो कोज हैं, या तो आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाए या फोकल लेंथ जो लेंस की है वो डिक्रीज हो जाए, या फोकल लेंथ का डिक्रीज होना। एक और समझो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में समझो, जो ये लेंस है अगर ये मोर कर्व हो जाए तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एनसीईआरटी इसे कह सकती है या आपका एग्जामिनर कह सकता है कि जो आईबॉल का साइज है वो मोर कर्व हो जाए, मोर कर्व्ड हो। तो इस तरीके से आप मायोपिया को कंप्लीट वे में समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये मायोपिया था। अब मैं दूसरा बताता हूं आपको, हाइपरमेट्रोपिया। तो मेरे बच्चों अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये आपका आएगा हाइपरमेट्रोपिया। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट जो होगा वो आपका आएगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में आप लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट में ये इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो मायोपिया में था, और इसमें आ जाएगा कैन सी ओनली फार ऑब्जेक्ट्स और कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये तो आ जाएगा हाइपरमेट्रोपिया में। अब इसे आप कहते हैं, जैसे उसे नियर साइटेडनेस कहते थे, इसे आप कहते हैं फार साइटेडनेस। इसके कोज में क्या होगा, फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगा और जो आईबॉल का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। करेक्शन में उसमें कॉनकेव किया, इसमें कॉन्वेक्स आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका उसका उल्टा होगा, उसमें मोर कर्व था, इसमें लेस कर्व आ जाएगा। उसमें फार पॉइंट को डिस्कस किया, इसमें नियर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटे। ये दो ऊपर डायग्राम मैंने मर्ज कर दिए थे, इसलिए मुझे तीसरे की जरूरत नहीं हुई। देखिए ये भी हटा देता हूं। हाइपरमेट्रोपिया, देखो इसमें क्या करेंगे, दो केस इसमें मर्ज कर दूंगा, एक केस यहां पे दिखा दूंगा। ये आपकी एक ह्यूमन आई है, एक आपने ये दिखाया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और कर्व दिखा देता हूं। ऐसे इसे भी दिखा दो, मोर कर्व। देखो बेटे, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो नियर पॉइंट 25 होता है, नियर पॉइंट एन ले लीजिए, नियर पॉइंट को एन ले लीजिए। अब यहां पे आपकी आई का लेंस है,
अब यहां से कोई लाइट रे चलेगी और वो लाइट रे क्या होगा, इमेज बनाती है आपकी रेटिना पर, लेकिन फार साइटेडनेस कहते हैं। तो यहां पर क्या होगी, आपकी इमेज नियर ना बनके ये फार चली जाएगी, इसीलिए इसका नाम फार साइटेडनेस है। तो आपकी जो इमेज है वो बाहर चली जाती है। तो यहां पे ये आइडिया लगा सकते हैं कि आईबॉल पे पहले बनती थी, अब आईबॉल का साइज शायद डिक्रीज हो गया, यही लिखा मैंने, आईबॉल का साइज डिक्रीज हो गया। तो अब यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, आपका नियर पॉइंट नियर ना रहकर आपका जो पहले नियर पॉइंट जो आपका पहले 25 सेंटीमीटर होता था, अब वो नियर पॉइंट 25 नहीं रहता, वो सपोज 50 सेंटीमीटर हो जाता है, सपोज वो 75 हो जाता है, सपोज वो 80 हो जाता है, 100 होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग चेंज होता है। तो सपोज ये आपका 50 हो जाता है, तो ये मान लिया मैंने एन यहां पर था, अब आपका नियर पॉइंट ये बन गया एन डैश। पहले आपको एन पर जो ऑब्जेक्ट रखा होता था वो क्लियर दिखता था, लेकिन अब वो आपको क्लियर नहीं दिखता, इमेज आपकी बाहर बन जा रही है। तो ये जो आई है इसे आप कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई बोलेंगे आप इसे। तो अब यहां पे क्या होगा, जो नियर पॉइंट आपका पहले 25 था, अब वो 50 हो गया। अब यहां से जो लाइट रे चलेगी, उस लाइट रे को जो आपका लेंस है वो रेटिना पर फोकस कर देता है और ये आपको क्लियर दिखती है। अब आप चाहते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं सर मुझे 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे 50 पे दिखाई देता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी आंखों पे एक ग्लास लगाता है, एक स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा। तो वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा मेरे बच्चों, वो समझते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस की फंक्शनिंग कैसी है। यहां पर आपने देखा कि आपको ये वाला पॉइंट देखना है और आप देख पाते हैं इस पॉइंट पर, एन डैश को आप देख पाते हैं, इसे आप देख नहीं पाते। आप चाहते हैं कि आपको ये दिखने लगे, तो आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी और यहां पर आ गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये डॉक्टर ने लगाया। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रे गिरेगी, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे को, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को ऐसे बेंड करता है मेरे बच्चों। तो ये लाइट रे आपकी ऐसे ही बेंड हो जाएगी, ये लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी। ये जानी थी इस तरीके से ऊपर, लेकिन ये बेंड हो गई नीचे की ओर। तो ये लेंस ने जैसे बेंड किया, अब यहां पर आपका आई लेंस है, आई लेंस को लगेगा अरे ये जो रे है, ये रे तो यहां कहीं से आ रही है, ये रे तो एन डैश से आ रही है। तो जैसे ऊपर आपकी आंखों को भ्रम हुआ था, ऐसे ही यहां पर भ्रम होगा, लाइट रे चलेगी एन से, आपकी आंखों को लगेगा ये तो एन डैश से आ रही है, और एन डैश पे जो रखा होता है वो क्लियर देख पाती है। तो इस तरीके से आप हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इस डिफेक्ट को आप दूर कर पाते हैं, या इस डिफेक्ट को आप रिमूव कर पाते हैं। देखो मैं कंप्लीट डायग्राम बना देता हूं। ये आपकी जो रे है ये ऐसे आएगा, और ये आपको लगेगा कि ये रे तो एन डैश से आ रही है, और इन एन डैश से आने वाली लाइट रेज को आपका जो आई लेंस है वो रेटिना पर फोकस कर देगा, और रेटिना पर जो फोकस हुई वो आपको क्लियर दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपने हाइपरमेट्रोपिया को कंप्लीट किया मेरे बच्चों। बेटे हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट जो कि प्रेसबायोपिया है। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जो एज के साथ मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की जो पावर होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है तो जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, उसे कम करने में और ज्यादा करने में प्रॉब्लम आती है। तो जो आई होती है ना तो वो फोकल लेंथ को सही से कम कर पाती और ना ही वो इंक्रीज कर पाती। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी आई में मायोपिया भी आ जाता है और आपकी आई में हाइपरमेट्रोपिया
ये बोथ डिफेक्ट आएंगे, ये दोनों इफेक्ट आ जाते हैं। तो जिस आई में मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, उस डिफेक्ट को आप कहते हैं कि ये प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया का जो करेक्शन करते हैं, इसका जो करेक्शन होता है मेरे बच्चों, इसके लिए आप एक लेंस यूज करते हैं जिसका नाम है बाइफोकल लेंस, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका जो लोअर पार्ट होगा ये पार्ट तो होता है कॉन्वेक्स, और जो अपर पार्ट है ये पार्ट होता है कॉनकेव। तो इस तरीके से आप इस लेंस का यूज करके आप प्रेस बायोपिया को दूर करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिफेक्ट आता है, तो इस लेंस को आप कहते हैं बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। तो अब नेक्स्ट जो होता है आपका जो डिफेक्ट है, उसका नाम होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, देखो इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो रेटिना होता है, रेटिना पे जो इमेज बनती है, ये रेटिना है सपोज, तो रेटिना पे जो बनने वाली इमेज है, वो इमेज उसकी जो सपोज ये इस तरह की आपकी कोई शेप है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये वर्टिकल है। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो भी कर्व हो जाता है, जो वर्टिकल है वो भी कर्व हो जाता है। तो आपकी इमेज कुछ इस तरह दिखती है, तो इसमें कर्वेचर आ जाता है इस तरीके से। तो इस तरह के डिफेक्ट को आप रिमूव करने के लिए एक इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का लेंस यूज करते हैं। बस ये 2 पॉइंट याद रख लेना बेटे। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो कर्व हो जाती है, और इस लेंस का जो आप करेक्शन करते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप का लेंस यूज करते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। प्रेस बायोपिया में आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ होते हैं, दोनों डिफेक्ट, और इसका जो करेक्शन होता है ये बाइफोकल लेंस का यूज करके, जो कि ऊपर कॉनकेव होता है, नीचे कॉन्वेक्स होता है। ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, फॉर नियर ऑब्जेक्ट, और ये जो होता है कॉनकेव, ये फॉर फार ऑब्जेक्ट, ये फार ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये आप याद रखेंगे मेरे बच्चों। तो ये ह्यूमन आई का जो डिफेक्ट था ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। देखो देखो मेरे बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। ये आपका एक प्रिज्म है बेटे, ये प्रिज्म है, इसका नाम रखा मैंने ABC। ये ABC कोई प्रिज्म है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं बता देता हूं। ये आपके पास ये एक इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे। जब ये लाइट रे इसमें पास होती है तो ये ऐसे बेंड हो जाती है। क्यों बेंड होती है बेटे, ग्लास का बना हुआ है, सपोज ये ग्लास है, बाहर है एयर, और यहां पर लाइट रे इंसिडेंट हुई AB सरफेस पर, तो यहां पर एक नॉर्मल आएगा, ये आ गया। तो लाइट रे जब रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर करेगी तो लाइट रे को ऐसे जाना था मेरे बच्चों। देखो ये लाइट रे ऐसे जानी थी, तो ये लाइट रे ऐसे ना जाकर ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये है ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसर मीडियम। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से। अब यहां पर क्या होगा, अब BC सरफेस पर जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहां पर भी एक नॉर्मल है, तो मेरे बच्चों अब लाइट उल्टी चल रही है, डेंसर टू रेरर मीडियम, अब यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो मेरे बच्चों यहां पे लाइट रे PQRS,
ये PQRS एक लाइट रे हो गई। तो यहां पे PQ को आप कहते हैं, PQ को आप कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। QR को कहते हैं आप, QR को आप कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद जो RS होता है, RS जो बाहर निकलकर चली जाती है, उसे आप कहते हैं एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। तो मेरे बच्चों यहां पे जो एंगल बनेगा उसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, यहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, ये इस वाले सरफेस BC के लिए इंसिडेंट होगा, इसे R' से डिनोट किया मैंने, और यहां पर एंगल ऑफ एमरजेंट आ जाएगा E। अब यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे बच्चों, ये लाइट रे जा रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन प्रिज्म की वजह से जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन में टोटल कितना एंगल चेंज हुआ है, इसे कहते हैं डेल। ये जो डेल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। तो जितना एंगल कोई लाइट रे अपनी इनिशियल डायरेक्शन से बेंड होती है, उस एंगल को ही आप एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और यहां पे जो एंगल होता है, सॉरी इसे ऐसे रखो बेटे, यहां से स्टार्ट करो ABC, ऐसे लिखो। यहां पे जो A एंगल है, इस एंगल A को आप कहते हैं प्रिज्म एंगल, ये होता है प्रिज्म एंगल। तो ये सब कुछ आपका प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई है। अब क्या होता है, अब डिस्पर्जन के बारे में बता देता हूं मैं। देखो डिस्पर्जन को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटे। देखो डिस्पर्जन में क्या होगा, ये आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे कोई लाइट रे ऐसे आएगी, ये व्हाइट लाइट है, ये जो है ये व्हाइट लाइट है मेरे बच्चों, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। एक बार मैं देख लूं जरा वीडियो सही चल रही है क्या। ठीक है, तो ये जो व्हाइट लाइट है मेरे बच्चों, ये व्हाइट लाइट क्या होगा, अपने कंपोनेंट कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी। ये नीचे आएगा आपका वॉयलेट कलर, ऊपर आएगा रेड कलर। ये अब यहां पे ऐसे ये विबग्योर बन जाएगा, VI, ये Y, ये O, ये R, ये एक कंबाइंड है बेटे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइट रेज आएंगी बेटे, ये कंप्लीट विबग्योर होगा, ठीक है ना। तो ये विबग्योर होगा, ये होता क्यों है, व्हाट इज द कोज ऑफ दिस फिनोमिनन। इसका जो कोज है बेटे, ये जो डिफरेंट कलर है, जो रेड कलर है, उसकी किसी मीडियम में जाने के बाद स्पीड जो होती है, स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड देता है, ये मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी। अब जो ये होता है आपका, ये जो वॉयलेट कलर होता है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम होती है मेरे बच्चों, मिनिमम। तो इसकी स्पीड मैक्सिमम है तो ये आपका कम बेंड होगा, इसकी स्पीड मिनिमम होती है तो ये सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो डिफरेंट स्पीड होने की वजह से ये जो कलर एक साथ कंबाइन होके जो व्हाइट कलर में दिख रहे थे हमें, अब ये अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब ये कंप्लीट जो पैटर्न बनता है हमारे पास, विबग्योर बनता है। वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपका स्प्लिटिंग हो जाती है। तो व्हाइट लाइट का
प्रिज्म से पास होकर अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स component colors is known as dispersion of white light। तो मेरे बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एक रिवर्स प्रोसेस होती है जो कि साइंटिस्ट न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने क्या किया, स्टार्टिंग में एक हो गया था, स्टार्टिंग में एक मिसकंसेप्शन हो गया था क्या कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। प्रिज्म के अंदर कोई जादुई चीज है, प्रिज्म में कोई जादुई चीज है जिसकी वजह से 7 कलर में स्प्लिट हुई है। साइंटिस्ट लोग, न्यूटन मानते थे नहीं, ये प्रिज्म के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, ये व्हाइट ही एक्चुअल में 7 कलर से कंसिस्ट हुई है। उन्होंने एक न्यूटन रिंग होती है, आप ऐसे 7 कलर की एक प्लेट बनाइए और उसमें ये विबग्योर बना देना मेरे बच्चों, ये एक पैटर्न पे बना देना विबग्योर। अब विबग्योर बना के ग्योर, ये विबग्योर बनाना आप 7 कलर से, और इसे जब आप रिंग को रोटेट करेंगे, जब ये रोटेट होगी तो ये व्हाइट कलर फॉर्म करती है। तो ये बताया न्यूटन ने कि ये जो 7 कलर होते हैं एक्चुअल में ये जब कंबाइंड होंगे ना तो ये व्हाइट कलर फॉर्म करते हैं। तो न्यूटन ने ये प्रिज्म से भी दिखाया। प्रिज्म से कैसे दिखाया, एक प्रिज्म लिया जैसे यही है, इसके सामने एक प्रिज्म उल्टा रख दिया। न्यूटन ने क्या किया, देखो आपको सिंपल बनाने के लिए इसके बीच के जो कलर्स है वो नहीं दिखा रहा हूं मैं केवल सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का कलर दिखा रहा हूं बेटे। देखो तो क्या हुआ, इसके सामने बिल्कुल आइडेंटिकल एक प्रिज्म यहां पर रख दिया न्यूटन ने। तो उसने कहा कि जब ये 7 कलर यहां पर आते हैं, तो ये जो प्रिज्म यहां पे उल्टा रखा है, इसका इनवर्स रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसकी रिवर्स प्रोसेस यहां पे अप्लाई होगी। जो इसने किया उसका उल्टा ये करेगा, क्योंकि ये उल्टा रखा है। तो यहां पे देखा गया प्रैक्टिकली कि न्यूटन ने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये आपका एकदम जो ये रेड कलर था ये ऐसे हुआ, और ये वाला जो कलर है वो ऐसे गया, और ये कंबाइंड होके आपका ऐसे जो है ये आपका ऐसे निकल गया, और ये यहां पे जो निकला ये व्हाइट लाइट ही निकली, ये व्हाइट लाइट थी। तो मेरे बच्चों आप देखते हैं रेड कलर सबसे ऊपर, वोयलेट सबसे नीचे, ऐसे इसका डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन यहां पे यानी कि स्प्लिटिंग हुई, वो स्प्लिटिंग फिर से कंबाइन होके व्हाइट लाइट में आ जाती है। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है मेरे बच्चों। ये प्रूव हुआ कि जो प्रिज्म है वो कोई जादुई चीज नहीं है। एक्चुअल में जो प्रिज्म है वो 7 कलर में लाइट को स्प्लिट करता है। उसका उल्टा रखा एक दूसरा प्रिज्म, तो उसने रिवर्स प्रोसेस की, उसने स्प्लिटिंग की है, तो उसने कंबाइन किया, व्हाइट लाइट थी तो व्हाइट लाइट ही निकल जाती है। इस तरह आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों। देखो
देखो मेरे बच्चों, ये थोड़ा कैमरा क्लियर नहीं आ रहा था, वो क्लियर किया है। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रेनबो। ये दो टॉपिक बड़े सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है एक्चुअल में, ये आपकी अर्थ है। अब ये इसका जो होता है, मान लिया इसका हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन है ना। अब क्या हुआ, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है मेरे बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है। ये 3 लेयर में शो कर रहा हूं, ये इसके अराउंड है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब क्या होगा, यहां पर सपोज सन है, यहां पर सन है, ये सन है। अब सन से कोई लाइट रे चली, सन से कोई लाइट रे चली, तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये सन से जो लाइट रे चली, यहां पर आपका जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की अपर लेयर होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये मिनिमम होती है, ये मिनिमम होती है। और जो इसकी बॉटम में डेंसिटी होती है, ये इसकी डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है। तो डेंसिटी यहां पे अगर मिनिमम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो मेरे बच्चों, तो ये नंबर ऑफ लेयर से कंसिस्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, हम ये कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि यहां पे हैवी गैसेस होती हैं, एयर में यहां पे हैवी गैसेस होती हैं, और जो यहां पर है, यहां पर लाइटर गैसेस होती है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, है ना। तो यहां पर हैवी गैसेस होती है, जैसे हमें पता है हम अर्थ सरफेस के पास है, तो यहां पे ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नंबर ऑफ गैसेस है जो कि अर्थ क्रस्ट के आसपास है ना, कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये हैवी गैसेस है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। अपर में हाइड्रोजन है तो हल्की गैसेस होती है, तो वहां पर डेंसिटी बहुत लो होती है। तो जैसे जैसे लाइट रे अंदर जाएगी, इसे डेंसिटी इंक्रीज होती हुई महसूस होगी। तो मेरे बच्चों यहां पे एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लाइट रे ऐसे ना जाकर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जैसे जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी। सेम चीज इसके साथ यहां पर होगा, जब ये यहां पर आएगी मेरे बच्चों, तो ये लाइट रे ऐसे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। देखो यहां पे ऐसे ना जाकर ऐसे बैंड हो गई। अब ये यहां पर आई, अब यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी ये ऐसे बैंड हो जाएगी। तो मेरे बच्चों यहां अर्थ सरफेस पर यहां पर खड़ा है एक ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट देखता है, ये ऑब्जेक्ट देखता है कि लाइट रे, तो भैया एक बार मैं इसे यहां से हटा दूं, ये आपका हाइड्रोजन की वजह से यहां पे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये लाइट रे इस आदमी को महसूस होगी, सर ये तो यहां कहीं से आ रही है। तो यहां पर आपकी ये तो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, और ये होगी इसकी अपेरेंट पोजीशन, ये इसकी अपेरेंट पोजीशन होगी सन की। तो मेरे बच्चों ये जो आपको इस तरह की जो आपको इमेज दिखती है कि सन की एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है और सन आपको दिखाई देता कहीं और है, ये जो अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा हुआ। तो ये एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हुआ, इसी को कहते हैं आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑकर्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ
इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बड़ा सिंपल है मेरे बच्चों। इसी की वजह से आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। देखो कैसे, अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझ लीजिए, इसकी एक एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार की ट्विंकलिंग क्या होती है? एक्चुअल में तो सन भी एक स्टार है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि हम जिस स्टार की बात कर रहे हैं वो सन के साइज के इक्वल नहीं दिख रहा हमें, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। वो इतना ज्यादा स्मॉल है कि उसका साइज मुझे पॉइंट के साइज का दिख रहा है। ये स्टार है मेरे बच्चों, ये पॉइंट साइज स्टार है। अब ये पॉइंट साइज स्टार से जब कोई लाइट रे चलेगी तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें फिजिकल चेंजेस हैं बहुत सारे, इसकी लेयर्स में भी है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, स्टार हमसे बहुत दूर है, वो हमें दिखता तो उसी पोजीशन पर है क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है उसकी, लेकिन यहां पर जो डिस्टरबेंस है, यहां पर जो फिजिकल चेंज होता है, जो ये लाइट रे सफर करती है, जो स्टार पॉइंट साइज है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, बुक में ऐसे ही एज्यूम किया जाता है। जब ये लाइट सोर्स है पॉइंट साइज है, तो इससे हम इमेजिन कर रहे हैं केवल एक लाइट रे चल रही है। एक लाइट रे जो चलती है इससे, तो वो इस फिजिकल चेंज की वजह से क्या होगा, इस लाइट की इंटेंसिटी कभी तो हमें ज्यादा दिखाई देगी और कभी उसकी इंटेंसिटी कम होगी इस फिजिकल चेंज की वजह से। तो इसकी जब स्मॉल अमाउंट आएगा लाइट का तो वो हमें डिम दिखेगा, जब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो ये हमें ब्राइट दिखेगा। तो इसकी जो इंटेंसिटी है लगातार कम ज्यादा होगा, तो ये डिम ब्राइट ये इस तरीके से स्टार आपको दिखाई देगा। ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को ही आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं मेरे बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही आ गया समझ। अब एक और चीज होती है मेरे बच्चों, वो तुमसे कहता है कि जो स्टार होता है क्या आपको वहीं पर दिखता है जहां पर वो एक्चुअल में है? तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां पे फिर से बता दो कि भैया एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपरेंट पोजीशन ये है। तो इसमें भी ये वाला चेंज आ जाएगा। एक बार देख लो वीडियो सही चल रही है क्या? हाँ सही चल रही है। तो मेरे बच्चों ये आपका अपरेंट पोजीशन आती है, स्टार की ये पोजीशन चेंज होती है। इसके बाद एक और फिनोमिनन है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। वो क्या है? आपको जो सन होता है, जब सनराइज होता है आपको 2 मिनट्स अर्ली हो जाता है, 2 मिनट अर्ली होता है। वो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है कि अर्ली सनराइज का क्या रीजन है, तो मेरे बच्चों उसका रीजन भी ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है। जब आपके इसमें क्या होगा, ये वाली पोजीशन आपका सपोज अर्थ यहां पर है और हॉरिजॉन के नीचे चला गया आपका सन, ये सन ले लो फिर से, ये आपका सन आ गया, ये अब स्टार ना होके ये अब कोई सन है ना। अब क्या होगा, हॉरिजॉन सपोज आपका यहां पर है, हॉरिजॉन यहां पर है, तो जब ये हॉरिजॉन के नीचे चला जाएगा, हॉरिजॉन के शायद ये खिचड़ी पक जाएगी, मैं अलग से ही समझा देता हूं। देखो मेरे बच्चों, देखिए आप, तो ये आपका जो अर्थ है ये हॉरिजॉन है। सपोज यहां पर सन है तो आपको दिखाई दे रहा है, सपोज सन आपका यहां पर चला गया और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां से जो लाइट रे चलती है वो एटमॉस्फेयर में बेंड होने के बाद वो आपको लगता है यहां पर जो भैया खड़े हैं ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट सिंघानियां हैं, इन्हें महसूस होता है कि सर ये लाइट रे तो यहां कहीं से महसूस हो रही है आती हुई। तो सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, सन की अपरेंट पोजीशन ये होगी। अब ये भाई साहब थोड़े से और नीचे जाएंगे तो ये भी नीचे आएंगे, ये नीचे आएंगे,
तो यहां पर इसकी पोजीशन S1 ले लीजिए, यहां पर इसकी पोजीशन अब ये S1 डैश आ जाएगी। अब ये S2 डैश हो, ये S2 हो गया सपोज, तो ये S2 पे सपोज ये अब इसकी S2 डैश ये वाली पोजीशन होगी S2 डैश। अब ये वाला आपका जो सन था उसे यहां इस वाली पोजीशन तक आने में 2 मिनट का टाइम लग जाता है मेरे बच्चों। तो ये 2 मिनट तक आपको यहां पर दिखाई दे रहा था। जो सन है वो एक्चुअल में यहां पर जब आया था वो 2 मिनट पहले आ चुका था। जब वो 2 मिनट बाद यहां पर आया तो हमें लगता है कि ये जो इसकी एपरेंट पोजीशन थी वो यहां हमें दिख रही है। तुम समझो, ये सपोज 5:18 पर आपका जो सन है एक्चुअल में वो यहां पर आ गया, 5:18 में यहां पर आ गया और सन हमें दिखना बंद हो जाता अगर ये एटमॉस्फेयर न होता। लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से हमें सन यहां पर दिख रहा है 5:18 पर। अब ये 5:20 पर क्या होगा, 5:20 पर ये वाली पोजीशन यहां तक आ जाती है, ये S डैश, ये S कहां चला जाता है, S नीचे चला जाता है। तो ये जो S डैश है यहां तक आ गया, जो S था वो यहां पर चला गया। तो 2 मिनट का टाइम होता है मेरे बच्चों। तो जो ये 18 पे जो हमें यहां पे दिख रहा था, अब वो 20 पे यहां पर हमें जाता हुआ महसूस होता है कि ये तो चला गया। तो हमें महसूस होता है 5:20 पर, ये 18 से 2 मिनट यहां पर हो जाएगा, ये 5:20 पे हमें लगेगा कि सन तो अब सेट हुआ। एक्चुअल में 5:18 पर सन सेट हो चुका था। तो ये आपका इसी तरह अर्ली सनराइज होता है, 2 मिनट पहले दिखने लगता है। सन एक्चुअल में होता यहां पर है अर्ली मॉर्निंग अपोजिट साइड में, और हमें दिखने लगता है यहां पर। जब वो यहां से थोड़ा सा निकलता है तो हमें पूरा दिखने लगता है। तो 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लगता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये जो सुबह में हमें सन दिख रहा है वो यहां पर दिखेगा और ये वाली साइड हमें दिखती नहीं है मेरे बच्चों। तो 2 मिनट पहले निकल जाता है, 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। टोटल जो टाइम का डिफरेंस आता है एक दिन में हमारा 4 मिनट का टाइम इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से 4 मिनट का हमारा टाइम बढ़ जाता है दिन का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम रेनबो पढ़ते हैं। रेनबो के बाद आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा जिसका नाम होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रेनबो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो रेनबो क्या है। रेनबो में क्या होगा, ये जब ये आफ्टर रेन शावर, आफ्टर रेन शावर क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है मेरे बच्चों, इस एटमॉस्फेयर में वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स रहती है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये बिहेव करती हैं एज ए टाइनी प्रिज्म। तो ये आपकी एक वाटर ड्रॉप को मैंने यहाँ पे शो किया बेटे। अब इस वाटर ड्रॉप में ये सनलाइट आई है, अब सनलाइट आई है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो क्या ये होगी आपकी जो व्हाइट लाइट है, ये जैसे वाटर ड्रॉप में आएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगी। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है आपका, एक सेकेंड, ये यहां पर ऐसे दिखाओ, ये ऐसे दिखाओ, ये ऐसे दिखाओ। ऊपर वाला पार्ट रेड होगा, नीचे वाला पार्ट वॉयलेट होगा। अब ये वॉयलेट होगा मेरे बच्चों, ये वॉयलेट होगा, है ना। अब ये व्हाइट लाइट क्या होगी आपकी, ऐसे आ जाएगी रेड, और ये ऐसे, तो इनका रिफ्रैक्शन होगा फिर यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आर है आपका और ये वॉयलेट है, ये ऐसे, और ये ऐसे आपकी लाइट रे निकल जाएगी यहां से। जब आप 12th क्लास में आते हैं तो इसका जो यहां से निकलना है ये थोड़ा अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे आर है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आर, यहाँ पे वी। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि जो ये आर है ये एक्चुअल में नीचे आता है,
लेकिन एनसीईआरटी में आपको ऐसे कुछ दिखाया है तो आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है, आपको एनसीईआरटी से देख लेना है। एनसीईआरटी में जैसा डायग्राम बनाया है आपको वो डायग्राम फॉलो करना है। तो ये आपका इस तरीके से आपका जो 7 कलर है, रेड कलर और वॉयलेट के बिटवीन ये 7 कलर आपको दिखाई देने लगते हैं, तो ये होता है आपका रेनबो। इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर जो होगा, ये ऑब्जर्वर है मेरे बच्चों, देखो ऑब्जर्वर, ये इसकी आंखें, ये देखेगा ईस्ट में, ये देखेगा ईस्ट में, और जो सन होगा, जो सन होगा वो इसके वेस्ट में होगा बेटे, ये वेस्ट साइड में होगा, ईस्ट साइड में आपको, ईस्ट में आपको यहां पर दिखेगा रेनबो। ये इसकी कंडीशन है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। अब मैं लास्ट टॉपिक आज का बता देता हूं, स्कैटरिंग। देखो मेरे बच्चों, स्कैटरिंग आज का आखिरी टॉपिक है। स्कैटरिंग क्या है, देखो स्कैटरिंग क्या है, देखो जो एटमॉस्फेयर है उसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, और आपका नंबर ऑफ गैसेस वहां पर है। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल है, जब इनकी वेवलेंथ जो होती है, इनकी वेवलेंथ सॉरी व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है, जब ये इक्वल होगी, लाइट की वेवलेंथ ये अप्रोक्स इक्वल होगी, अप्रोक्स इक्वल होगी यहां पर जो डस्ट पार्टिकल है, पार्टिकल के साइज की, पार्टिकल्स साइज के इक्वल होगी, पार्टिकल साइज के इक्वल होगी। तो क्या होगा मेरे बच्चों, जब ये लाइट इस पार्टिकल पे इंसिडेंट होगी, तो ये जो पार्टिकल होगा पहले तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इसमें वाइब्रेशन होगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये एवरी डायरेक्शन में इस लाइट को एमिट करेगा। पहले लाइट आएगी, उस लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा मेरे बच्चों। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप पानी लें या दूध लें, उसे गर्म करते हैं, तो जैसे जैसे हीट आएगी तो पार्टिकल पहले जो मॉलिक्यूल है वो पहले मूवमेंट करते हैं, उनमें वाइब्रेशन आता है। सेम चीज यहां पे होगी, जब लाइट आएगी मेरे बच्चों, लाइट भी एक एनर्जी होती है, ये पार्टिकल है मेरे बच्चों, ये पार्टिकल इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें वाइब्रेशन आएगा। तो जैसे आपकी सपोज आप 2 रोटी खाते हैं, तो 2 रोटी खाने के बाद आपको और रोटी मिलेगी, आप वो खाएंगे नहीं खाएंगे। तो सेम चीज यहां पे होगा, इस पार्टिकल की अपनी एक कैपेसिटी है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। अब ये स्टार्टिंग में जितनी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी थी वो कर ली, लाइट लगातार आ रही है, तो अब इस लाइट की जो एनर्जी वो आ रही है उसे क्या करेगा, वो री एमिट कर देगा। तो स्कैटरिंग कुछ नहीं है मेरे बच्चों, री एमिशन ऑफ लाइट रे या लाइट एनर्जी इन एवरी डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है। ऑल डायरेक्शन में आपकी जो लाइट होती है मेरे बच्चों उसे री एमिट कर देती है, या जो लाइट इसके ऊपर आती है उसे ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड कर देते हैं ये फाइन पार्टिकल। अब ये पार्टिकल के जो साइज है आप याद रखेंगे, ये लाइट की वेवलेंथ के अप्रोक्स इक्वल होना चाहिए या स्मॉलर होना चाहिए। अब इसके बेस पे कुछ फिनोमिनन है मेरे बच्चों, जैसे जो आपको स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। ब्लू क्यों दिखाई देता है मेरे बच्चों, इसके लिए याद रखेंगे, जो लाइट एनर्जी एमिट होती है वो 1/λ की पावर 4 पे को सबसे ज्यादा, वो 4 पे डिपेंड करती है। मतलब ये हुआ, लैम्डा जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी कम। लैम्डा उल्टा है बेटे, लैम्डा जितना कम होगा स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। सर वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है, वॉयलेट की जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो लैम्डा बेटे मैं वेवलेंथ को कह रहा हूं, लैम्डा ये वेवलेंथ को कहते हैं,
वेवलेंथ क्या होती है सर? एक वेव ऐसे चल रही है, ये जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ कहते हैं लैम्डा। ये 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है बेटे। तो ये आपकी जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ मिनिमम है, इसका मतलब सर इसका स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा। और हमारी जो आईज होती हैं वॉयलेट के लिए इतना सेंसिबल नहीं है, तो हमारी आईज जो होती हैं ज्यादा रेस्पॉन्ड करती हैं ब्लू कलर को, ब्लू कलर को। तो वॉयलेट के बाद क्या आ जाएगा? इंडिगो, इंडिगो के बाद वो ब्लू कलर आता है, तो इसीलिए स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इस ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो कम होता है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सनलाइट आई, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे फिर से स्प्रेड कर देते हैं ऑल डायरेक्शन में। सबसे ज्यादा स्प्रेड किसे करते हैं सर? वो वॉयलेट कलर को करते हैं। तो हमें वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वॉयलेट के लिए हमारी जो आईज हैं वो ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं करती, हमारी जो आईज रेस्पॉन्स करती हैं वो ब्लू को करते हैं, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। अब क्वेश्चन अराइज होगा मेरे बच्चों कि सर जब नून टाइम होता है, दोपहर का टाइम, उस टाइम पे आकाश जो है हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है? मेरे बच्चों दोपहर में सन हमारे बिल्कुल टॉप पे होता है और सीधी की सीधी लाइट रेज आती है, सारी की सारी एक साथ आती हैं, इसलिए सारी लाइट जब 7 कलर कंबाइंड होते हैं तो व्हाइट कलर को फॉर्म करता है, तो इसलिए व्हाइट दिखाई देता है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि सर जो सनसेट होता है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? तो मेरे बच्चों उसका रीजन ये है, जब सन जो होता है, सनसेट हो रहा होता है, उस टाइम में वो अर्थ के होरिजन में चले जाता है, अर्थ के होरिजोन में चला जाएगा। ये अर्थ है, इसका होरिजोन यहां पर है, सन यहां पर आ रहा है, तो यहां से जो लाइट इसके एटमॉस्फेयर में आएगी मेरे बच्चों, तो जो वॉयलेट कलर होता है उसकी स्पीड कम होती है, तो ये वॉयलेट कलर आप तक यहां ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाता। रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए केवल रेड कलर ही रीच कर पाता है, वॉयलेट वहां तक नहीं रीच कर पाता। ये जो लेंथ होती है एटमॉस्फेयर की, या ये जो डिस्टेंस होती है अर्थ से सन की, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है और वॉयलेट कलर हम तक रीच नहीं करता। रेड की स्पीड ज्यादा होती है या वो टॉप पे होता है, इसलिए वो हम तक रीच करता है, इसलिए हमें जब रेड कलर हमारे पास आया तो रेड कलर का हमें सन दिखाई देगा। यही सनराइज के टाइम होता है, यही सनसेट के टाइम होता है। तो मेरे बच्चों ये पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।